क्या हमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में अक्सर आता है। बीइंग इंडियंस, हम गोल्ड को नेचुरली इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि हमारे पेरेंट्स के पास, हमारे पास, हमारी स्पाउस के पास, सबके पास गोल्ड किसी न किसी वे में होता है और शादी वादे का प्रोग्राम में डेफिनेटली गोल्ड का कार्यक्रम हो जाता है। तो आइए हम इसको एनालाइज करते हैं और यदि करना चाहिए तो वो कौन से 3 तरीके हैं जिसमें गोल्ड परचेज किए जा सकते हैं। नंबर 1 तरीका, फिजिकल गोल्ड। यदि आपको ऑर्नामेंट्स को एंजॉय करना है तो आप फिजिकल गोल्ड से ऑर्नामेंट्स बनाकर उसको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन यदि मैं कहूं कि आप गोल्ड म्यूचुअल फंड को आप लटका के घूम लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो यदि हमारे पास फिजिकल गोल्ड है तो यदि हम लेना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली हमारे पास ऑर्नामेंट्स में होगा। लेकिन इस ऑर्नामेंट्स को मैं इन्वेस्टमेंट नहीं मानता हूं, ये आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। कुछ लोगों को जब मैं सेमिनार में पूछता हूं क्या आपके पास गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है, तो मैक्सिमम लोग कहते हैं यस। लेकिन जब मैं पूछता हूं ऑर्नामेंट्स के अलावा आपके पास क्या गोल्ड है, तो वो कहते हैं कुछ नहीं। तो इसका मतलब इसको इन्वेस्टमेंट नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि जब आप ऑर्नामेंट्स बनाते हैं तो लगभग 30 से 40% आपके इसमें चीजें चली जाती है, मेकिंग चार्जेस चले जाते हैं। तो इन सब को देने के बाद में एक्चुअल में जो आपके पास वैल्यू आती है वो 60% ही आती है। तो इसमें यदि आपको बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, यदि आप नहीं चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा वियर करके चलें, या आपको गोल्ड ऑर्नामेंट्स बनाकर लोकर भी रखना है, तो बेटर है दूसरे ऑप्शन को एक्सप्लोर करें। और यदि आप इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड परचेस करना चाहते हैं तो दूसरे ऑप्शन को एक्सप्लोर करें। तो दूसरा ऑप्शन क्या आता है हमारे पास? क्या हम गोल्ड कॉइन रख लें? वहां तो मेकिंग चार्जेस इतनी नहीं है, लेकिन वहां पर भी कम से कम 10% की गोल्ड प्राइस के अबव प्राइस लगती है। और साथ में जब भी आप गोल्ड परचेज करते हैं तो 3% टैक्स भी लगता है, यानी कि गोल्ड की टोटल वैल्यू का 3%, यानी कि 50,000 रुपए का गोल्ड परचेज किया तो 3% आपको टैक्सेशन लगना है। क्या ये वाइबल है? ये आपको सोचना है। मुझे लगता है कि ये भी उतना वाइबल तरीका नहीं है एज ए इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यदि हम एवरेज गोल्ड का रिटर्न 7-8% भी साल का माने, उसकी जगह हमें 10% मेकिंग चार्जेस या टैक्सेस देना हो, तो ये हमारे लिए 1.5 साल के रिटर्न के इक्विवेलेंट तो अभी से कॉस्टिंग आ गई है। तो ये भी उतना अच्छा तरीका नहीं है। तो फिजिकल गोल्ड परचेज करते समय ये 2 प्रॉब्लम तो आ गई, लेकिन तीसरी जो प्रॉब्लम आती है, प्योरिटी की क्वालिटी हमें जानना, और दूसरी बात है उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए लोकर लेना। इन सब को देखते हुए एज ए इन्वेस्टमेंट, मैं ऑर्नामेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, एज ए इन्वेस्टमेंट गोल्ड फिजिकल फॉर्मेट में रखना इतनी अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हम ब्लैक में गोल्ड ले लेंगे। यदि आप ब्लैक में लेते हैं तो आप इमेजिन कीजिए कि वो जस्टिफाई कर पाएंगे क्या? आप कहेंगे हमारे दादा ने दिया है, हमारी दादी ने दिया है, डेफिनेटली दिया होगा, लेकिन उसकी भी एक लिमिट सरकार ने बना रखी है। एक एडल्ट लेडी के पास आधा किलो तक गोल्ड हो सकता है, एक एडल्ट पर्सन के पास 100 ग्राम गोल्ड हो सकता है, एक बच्चों के पास 50 ग्राम गोल्ड हो सकता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास तो मेरी दादी का दिया हुआ 5 किलो गोल्ड है, ये वो जस्टिफाई करने योग्य नहीं है। तो इस तरह से आप ऐसी गलती मत करना कि मैं 2 नंबर में गोल्ड ले लूंगा। आप एक लिमिट तक गोल्ड आप जस्टिफाई कर सकते हैं जितना कि आपके ग्रैंडफादर, फोर फादर्स ने आपको दिया होगा, लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप बाजार से खरीद के कहते हैं कि उन्होंने लिया है। फिर भी इसमें एक जस्टिफाइडेबल लिमिट तक आप इसको रख सकते हैं, इससे ज्यादा आपके पास हमेशा बिल होना चाहिए। यदि बिल नहीं है तो ये कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यदि आप बड़े बिजनेसमैन हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये एक परेशानी का सबब बन सकता है। नाउ दूसरा आता है गोल्ड इन्वेस्टमेंट में, जो इसके कंपैरिजन में बेटर है, जिसे हम कहते हैं गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होते हैं कि जब आप कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2 तरीके से काम करता है। या तो वो एक्सचेंज में ट्रेड होने लग जाएगा, या फिर बाई सेल का ऑप्शन वो इन्वेस्टर्स को अपने खुद के पोर्टल पे देगा। यदि वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है तो सपोज वो फंड 1000 करोड़ का है, तो उसने 1000 करोड़ का गोल्ड लॉकर में रख दिया, सेफ रख दिया है, और आपको उसके अगेंस्ट में यूनिट्स अलॉट कर दिए। वो यूनिट्स अलॉट करने के बाद में उस यूनिट का हैंडलिंग प्राइजेस, यानी कि गोल्ड का हैंडलिंग कॉस्टिंग प्राइस आपको 0.25% के आसपास देना पड़ता है। ये आपकी रेगुलर कॉस्टिंग आने वाली है, और साथ में उन यूनिट्स को आप स्टॉक एक्सचेंज में खरीद या बेच सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में उसमें वॉल्यूम है या नहीं है वो एक सेकेंडरी मैटर है, लेकिन इस तरह से आप गोल्ड परचेज कर सकते हैं, यानी कि बाजार भाव में परचेज कर सकते हैं। एप्रिसिएशन आपको मिलेगा और साथ में उसकी कुछ कॉस्टिंग पे करनी पड़ेगी। ये फिजिकल के कंपेरिजन में बेटर है, लेकिन क्या और बेटर ऑप्शन भी है क्या, वो हम देखते हैं। लेकिन इसमें दूसरा, एक्सचेंज ट्रेडेड के अलावा
आप ओपन एंडेड गोल्ड फंड्स भी होते हैं, मुझे लगता है एक्सचेंज ट्रेडेड के कंपैरिजन में ओपन एंडेड गोल्ड ज़्यादा बेटर है। रीजन कि उसमें आप मार्केट प्राइस पर बाई और सेल कर सकते हैं, वहाँ मार्केट रिस्क यानी कि डेप्थ की रिस्क, वॉल्यूम की रिस्क आपके पास नहीं होती है। तो आपका सेकंड ऑप्शन आता है कि ये आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लें। नाउ थर्ड जो मेरा फेवरेट है वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। इसमें देखो सबसे पहले बात, आप यदि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परचेज करते हैं, इसके अलग अलग ट्रांचेज आती रहती है, यदि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परचेज करते हैं तो पहली बात बाजार भाव से 50 रुपए आपको डिस्काउंट मिलता है। दूसरी बात 8 साल का प्रोडक्ट है, 8 साल बाद में जो उस समय गोल्ड का प्राइस होगा उस प्राइस से आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, यानी कि आपका गोल्ड का एप्रिसिएशन मिलेगा। तीसरी बात, पहले 2 तरीके में जब भी हमने गोल्ड लिया उसमें एप्रिसिएशन हुआ तो इनकम टैक्स पे करना होता था, लेकिन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि आपको 8 साल की मैच्योरिटी पे यदि आप गवर्नमेंट को देते हैं तो आपको कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना है। इसमें यदि हम एग्जिट रूट की बात करें तो 5 साल बाद में एग्जिट रूट भी आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन उस समय में आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो बेटर है कि यदि आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बाई करते हैं तो 5 साल नहीं बल्कि 8 साल के लिए बाई करें, मैच्योरिटी पे गोल्ड का बाईबैक में सरकार को दें और टैक्स फ्री इनकम कमाएं। अब आप सोचेंगे ये टैक्स फ्री इनकम तो वास्तव में बहुत अच्छी बात है, तो डेफिनेटली अच्छी बात है। यदि मैं इस टैक्स फ्री वाली कैलकुलेशन को एफडी की से कैलकुलेशन से चेक कर दूं तो आपको ये बेटर रहेगा। प्लस इसके साथ इसमें 2.5% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है जो टैक्सेबल है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होगा, एप्रिसिएशन टैक्स फ्री है, इंटरेस्ट टैक्सेबल है। यदि 2.5% आपको इंटरेस्ट मिलता है और वो टैक्सेबल भी है तो इन दोनों का एप्रिसिएशन प्लस 2.5% मिला के आपको हमेशा एफडी से बेटर मिलेगा, और इसको चाहे तो आप लीन पे रखकर इसके अगेंस्ट में लोन या ओडीबी ले सकते हैं। अब ये कैसे एफडी से बेटर होगा इसको हम देख लेते हैं। सपोज आपकी एफडी 7% की है और उस पर आप 2% इनकम टैक्स पे करते हैं तो आपका टोटल रिटर्न हो गया नेट 5%। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या हो रहा है कि यदि आपको गोल्ड का एप्रिसिएशन सिर्फ 7% ही मिलता है तो वो टैक्स फ्री है, प्लस 2.5% में से भी 33% कम कर दें तो वो 2% के आसपास हो गया, तो 7 और 2 9% हो सकता है, या 5 भी माने गोल्ड का रिटर्न प्लस 2%, यानी कि किसी भी तरह से ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आपको बेटर ऑप्शन दे रहा है इन्वेस्टमेंट का, तो इसको आप सीरियसली लीजिए। अब क्वेश्चन ये होता है कि मुझे मेरे पोर्टफोलियो का कितना % गोल्ड रखना चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि जो आपके पास ज्वेलरी है उसको आप अलग कर दीजिए, उसको गोल्ड मत मानिए। अब आपके पास जो बचा उसका 5 से 10% आपके पास गोल्ड हो सकता है, स्पेशली सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। अब सपोज आपको अपने बच्चे की शादी के लिए गोल्ड इकट्ठा करना है और आपका थोड़ा थोड़ा पैसा आता है, 1-1 2-2 ग्राम गोल्ड आप ज्वेलर के यहाँ से जाके ले रहे हैं, तो बेटर है कि आप वो 1-1 2-2 ग्राम गोल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू बाई करें। 2 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, जो भी आप चाहते हैं वो बाई करें, और जब बच्चे की शादी हो उस समय उसको बेचकर फिजिकल गोल्ड, नए ज्वेलरी आप अपने वहां से बना सकते हैं ज्वेलर के यहाँ से। कुछ लोग कहते हैं कि हम ज्वेलरी लेनी है, शादी 5 साल बाद में, 10 साल बाद में, तो उस समय अभी से ज्वेलरी बना लें तो क्या होगा। आप में से ज्यादातर लोग अपने लेडीज से पूछेंगे तो कहेंगे कि हमारी ज्वेलरी का फैशन आउट हो गया है, डिजाइन आउट हो गई है, तो इस झंझट में न पड़े, सीधा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लें और जिस समय आपको ज्वेलरी बनानी हो उस ज्वेलरी को परचेज करते समय आप गोल्ड बेच लें, गोल्ड बॉन्ड बेच लें और उसके जाकर ज्वेलर से ज्वेलरी बना लें। ये आपका क्लियर कट तरीका हो गया कि आपको किस तरह से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गोल्ड को इकट्ठा करना है और उसकी ज्वेलरी बनानी है। एक बात हमेशा ध्यान रखें, गोल्ड फॉर्मेट में जितना आपको फ्यूचर में कंजम्पशन आपका नजर आ रहा है उतना आज से ही इन्वेस्टमेंट करने लग जाएं, जिससे क्या है कि गोल्ड अपने आप में एक इन्फ्लेशन हेज भी है, प्लस जब आपको गोल्ड अपने बच्चे की शादी में यदि 50 ग्राम या 100 ग्राम यूज करना भी है तो वो गोल्ड आज ही आपके पास आज के भाव में आ जाएगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्या इसने आपके लिए कोई वैल्यू एड किया है? यदि हाँ तो कमेंट्स में लिखिए और लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि आपको गोल्ड किस फॉर्मेट में लेना है। और मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत क्लियर बता चुका हूं कि गोल्ड किस फॉर्मेट में लेना है। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।